यह कनाडा है। यहाँ आपको लगभग 10 प्रकार के खतरनाक जानवर मिलते हैं। ज्यादा नहीं है ना? और यह अमेज़न बेसिन है। यह कनाडा से छोटा है और जीव जंतुओं के साम्राज्य में यह एक तरह की जेल है जहां सभी सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। अमेज़न 60 मिलियन वर्षों से हत्यारे और राक्षस पैदा कर रहा है और यहाँ इस बात का प्रमाण है कि दुनिया कभी कितनी खतरनाक थी। ये कशेरुक क्या हैं? वे बहुत खतरनाक नहीं दिखते, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते कि वे किसके हैं। वह एक एनाकोंडा पूरे मगरमच्छ, गाय या मनुष्य को निगलने में सक्षम है। अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसा राक्षस जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, उस उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कुछ मिलियन वर्षों बाद क्या कर सकता है। टाइटानोबोआ अब तक पाया गया सबसे बड़ा सांप, जो अब कोलंबिया है, वहां दिखाई दिया। टाइटानोबोआ की लंबाई 41.9 फीट तक बढ़ सकती थी और उसका वजन 2502 पाउंड तक पहुंच सकता था। यह विशाल सांप आज के सबसे बड़े जीवित सांप से 5 गुना बड़ा था। वर्षावन में रहता था। इन सांपों को अपनी पसंद का कोई भी भोजन चुनने का पूरा अधिकार था। प्राचीन कछुए? क्यों नहीं, मगरमच्छों के पूर्वज। हालांकि अपने आकार के बावजूद टाइटानोबोआ मछली खाते हुए प्रतीत होते थे। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ऐसे विशालकाय को जीवित रहने के लिए कितनी मछलियों की जरूरत पड़ती होगी। बहुत सारी मछलियां हैं। माना जाता है कि टाइटानोबोआ अपने भयानक आकार तक इसलिए पहुंच सका क्योंकि उस समय ग्रह पर गर्म जलवायु मौजूद थी। लेकिन शायद वह विशालकाय इतना बड़ा था कि उसे ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए कुछ ठंडक की जरूरत थी। शायद इसीलिए विशालकाय सांप विलुप्त हो गए। वे बस बहुत ज्यादा गर्म हो गए। हालांकि टाइटानोबोआ के चले जाने के बावजूद आज भी अमेज़न बेसिन में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनसे आपको कभी भी संपर्क नहीं करना चाहिए। विज्ञान के ज्ञात प्रत्येक 10 प्रजातियों में से एक इन वर्षावनों में रहती है। यह हमारे ग्रह पर पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है। बिल्कुल अविश्वसनीय संख्याएं, लाखों प्रकार के कीड़े, हजारों पक्षी और मछलियां, सैकड़ों स्तनधारी, उभयचर और सरीसृप, और यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो मनुष्यों के लिए घातक हो सकते हैं। अकेले अमेज़न के जंगल में लगभग 100 प्रकार के जहरीले मेंढक हैं, जिनमें से कुछ आपको एक स्पर्श से मार सकते हैं। और फिर मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल, पिरान्हा, जहरीले सांप, वैम्पायर चमगादड़, बड़े जंगली बिल्लियां हैं। आप यहाँ सशस्त्र मकड़ियाँ भी पा सकते हैं। इन मकड़ियों के काटने हमेशा बहुत गंभीर होते हैं और लोगों मार भी सकती हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2010 में इस जीनस को मकड़ी प्रजातियों में सबसे ज्यादा जहरीला माना गया था। हाँ, तब से इसने अपना खिताब खो दिया है, लेकिन इससे किसी को भी शांति मिलने की संभावना नहीं है। और बुलेट चींटियां और विशालकाय सेंटीपीड और टाइटानोबोआ के उत्तराधिकारी एनाकोंडा को न भूलें। यहाँ तक कि शार्क भी अमेज़न में तैरती हैं। पता नहीं इस जगह में क्या गड़बड़ है, क्योंकि यह बुरी जगह है। ऐसा लगने लगता है कि इन जंगलों में लगभग हर प्राणी मारने के मूड में है, लेकिन यह एक भ्रम है। यह सब प्रजातियों की विविधता के कारण है। उनमें से जितने ज्यादा होंगे, खतरनाक लोगों का प्रतिशत उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल तार्किक, और यह सब जलवायु का दोष है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पूरे साल आरामदायक जीवन के लिए उपयुक्त हैं। यह पौधों के पनपने और शाकाहारी जानवरों को भोजन देने के लिए पर्याप्त गर्म और नम है, और वे बदले में शिकारियों की आबादी बढ़ाते हैं। वैसे जहरीले प्राणियों की संख्या भी गर्मी से संबंधित है। कनाडा में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप रहते हैं, जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है। उन्हें ठंड और पर्याप्त भोजन न मिलना पसंद नहीं है। सांप वहीं से आया था।
मैंने सर्दियों में कभी सांप का निशान नहीं देखा। मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे काम करता है। टाइटानोबोआ की बात करें तो एक और प्रागैतिहासिक राक्षस का जिक्र करने का यह अच्छा समय है जो सबकी नजरों में है। मेगालोडन बहुत बाद में रहता था, लेकिन दुनिया के अधिकांश महासागरों में रहता था। हालांकि उस राक्षस को ठंड पसंद नहीं थी और उसे प्रचुर मात्रा में भोजन पसंद था। वैसे भी इसके लिए उसे कौन दोषी ठहरा सकता है। ऐसी जगह पर रहने का कोई मतलब नहीं है जहां आप भूखे मर सकते हैं, खासकर जब आप एक विशालकाय शार्क हो। यदि आप एक नक्शा देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि मेगालोडन के पसंदीदा क्षेत्र थे। जाहिर है वहां पर्याप्त भोजन था और जलवायु बेहतर थी, लेकिन जब कई दसियों मिलियन वर्ष पहले हुई घटनाओं की बात आती है तो सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों ने यह भी क्यों मान लिया कि सब कुछ उसी तरह हुआ। कोई भी कुछ भी मान सकता है। हालांकि सिद्धांतों को निष्कर्षों का समर्थन प्राप्त है और ऐसे सबूतों से असहमत होना मुश्किल है, भले ही रेगिस्तान के बीच में अचानक एक मेगालोडन का दांत मिल जाए। हे भगवान, इसका आकार देखो। आप यह नहीं कह रहे हैं कि एक विशालकाय शार्क बस किनारे पर आ गई, सैकड़ों मील तक रेंगती रही और फिर मर गई, केवल कुछ दांत पीछे छोड़ गई। मुद्दा यह है कि दुनिया बदल रही है। दुनिया बदल गई है। मुझे यह महसूस हो रहा है। पानी नहीं, नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। हमारे ग्रह के बनने के बाद से महाद्वीप इतनी बार एक साथ आए हैं और अलग हुए हैं कि हम इस पर एक अलग वीडियो बना सकते हैं। जहां आज केवल रेत और चट्टानों का ढेर है, वहां कभी समुद्र हुआ करते थे। उदाहरण के लिए 270 मिलियन वर्ष पहले एरिज़ोना शार्क की आबादी का घर था, इसलिए बाजा कैलिफोर्निया रेगिस्तान में पाए गए मेगालोडन के दांत अभी तक सबसे आश्चर्यजनक चीज नहीं है। अब तक प्राचीन पृथ्वी कैसी दिखती थी, इसके बारे में हमारे विचार मिट्टी के अध्ययन और जानवरों के अवशेषों, साथ ही कुछ अटकलों, कुछ जगह पर बहुत सारी मछली की हड्डियों और दांतों का परिणाम है। तो वहाँ पानी था, भले ही किसी ने पहले इसके बारे में न सुना हो। कोई बात नहीं, कोई भी खोज एक खोज या अनुमान हो सकता है। 1869 में जॉर्ज हल नामक एक व्यक्ति द्वारा कुआं खोदने के लिए किराए पर लिए गए 2 अमेरिकी मजदूरों ने जमीन में 10 फीट लंबा जीवाश्मयुक्त आदमी खोजा। खोज आम लोगों के लिए इतनी चौंकाने वाली थी कि वे प्राचीन विशालकाय को देखने के लिए भी पैसे देने को तैयार थे। वैज्ञानिकों ने कई बार कहा कि यह सिर्फ एक नकली था, लेकिन इससे जॉर्ज हल को अवशेष बेचने से नहीं रोका जा सका। उन्होंने खोज के लिए आज के डॉलर में लगभग $4,60,000 कमाए और फिर स्वीकार किया कि वह आदमी प्लास्टर से बना था। उन्होंने दाग और एसिड से मूर्तिकला को पुराना किया, बुनाई की सुइयों से त्वचा में छिद्र बनाए और फिर विशालकाय को दफना दिया। इस धोखे की तैयारी में जॉर्ज हल को आज के $50,000 का खर्च आया। लोगों की किसी भी चीज पर विश्वास करने की इच्छा में एक बहुत ही लाभदायक निवेश। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह गोलियत की खोपड़ी है। ऐसा लग सकता है। लोगों को इतनी आसानी से मूर्ख बनाया गया, लेकिन ईमानदार रहें, कुछ लोगों को अस्पष्ट, रहस्यमय और डरावना पसंद है। जब उन्हें एक मरी हुई गाय मिलती है तो वे यह नहीं सोचेंगे कि उसे किसी शिकारी या किसी आदमी ने मारा है। नहीं, ऐसे कहानियों में एक रहस्यमय निशान खोजना बेहतर है और इसके लिए एलियंस को दोषी ठहराना। ठीक से जानो कि किसने किया। हमें इसे साबित करना होगा, लेकिन हमारे दिमाग ऐसे ही हैं। पूरे इतिहास में लोगों ने दुनिया के काम करने के तरीके को समझने के लिए राक्षसों का आविष्कार किया है। विज्ञान अब मदद करता है, लेकिन सैकड़ों या हजारों साल पहले क्या? इन सिथियनों ने प्रोटोसेराटोप्स के कंकाल की खोज की
और ग्रिफिन का आविष्कार किया क्योंकि उन्हें चोंच और विशाल ब्लेड वाले प्राणियों के लिए कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। जापानी मानते हैं कि भूकंप विशालकाय नामाजू कैटफिश के कारण होते थे। यह जापानी द्वीपों के नीचे कीचड़ में रहती है और कभी कभी हिलती है, जिससे पृथ्वी हिंसक रूप से कांपती है। और यह काफी तार्किक लगता है। यदि आप लिथोस्फेरिक प्लेटों की गति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो एक विशालकाय घबराई हुई कैटफिश काफी यथार्थवादी दिखती है। लोग जितने ज्यादा शिक्षित होते हैं, उतनी ही कम संभावना होती है कि वे किसी आकार बदलने वाले सूअर की कहानियों पर विश्वास करेंगे, लेकिन एक मायावी हिंसक अपराधी की कहानी से उन्हें गंभीर रूप से डर लगने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि आप जानते हैं, अपराधी ज्यादा वास्तविक होते हैं। इसके अलावा किंवदंतियां क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। यदि आप न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं, तो सीवरों में मगरमच्छों की कहानियां आपके लिए बहुत परिचित हैं। लेकिन अमेज़न के जंगल में रहने वाले लोगों को किस बात से डरना चाहिए? उदाहरण के लिए, मगरमच्छ उनके लिए आम हैं। सीवेज पाइपों की जटिल प्रणाली के विपरीत, इसलिए स्थानीय लोग अपने बच्चों को अन्य कल्पनाओं से डराते हैं, जैसे कि एक जंगली क्रूर जनजाति के बारे में जिसे किसी ने कभी नहीं देखा है। लेकिन क्या यह वास्तव में कल्पना है? अमेज़न वर्षावन में लगभग 50 अलग-थलग जनजातियां हैं, ऐसे समुदाय जिनका अन्य समुदायों या बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वे स्वैच्छिक अलगाव में हैं, अक्सर बाहरी लोगों के प्रति बहुत आक्रामक होते हैं और कुछ भी बदलने को तैयार नहीं होते हैं। 2020 में एक वन्यजीव शोधकर्ता रीली फ्रांसिया स्कोट्टो को एक मूल निवासी द्वारा चलाए गए तीर से मार दिया गया था। इन अर्धपौराणिक लोगों को नहीं पता था और शायद कभी नहीं पता चलेगा कि रीली पूरे ब्राजील में उनके मुख्य रक्षकों में से एक था। लेकिन दुखी न हो, आइए वर्षावन से स्कॉटलैंड चलें, जो सबसे प्रसिद्ध काल्पनिक राक्षसों में से एक का घर है। लोच नेस में आपका स्वागत है। प्रसिद्ध नेस्सी को कई नाम दिए गए हैं, एक विशालकाय कैटफिश, यहाँ तक कि एक जीवित प्लेसियोसॉर। लेकिन हाल ही में एक और संस्करण सामने आया है, एक व्हेल या बल्कि एक व्हेल का टुकड़ा, जिसका उपयोग करके आप वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। यह विचार जेम्स फेल्टन ने सुझाया था। और यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो इसे गूगल करें। यूट्यूब को इस तरह के अंतरंग विवरण ज्यादा पसंद नहीं हैं। खैर, अगर आपको यह अजीब लगता है कि सभी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद लोच नेस मॉन्स्टर की किंवदंतियां आज भी सुनाई जाती हैं, तो यह सरल है। नेस्सी पर्यटन के लिए एक वास्तविक खजाना है। प्राणी को देखने के इच्छुक लोग हर साल झील पर आते हैं। एक बार जब आप इसे देख लेते हैं, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि वहां निश्चित रूप से कुछ है। इस तरह के बड़े रहस्यमयकरण देरसबेर पैसे में बदल जाते हैं, और वे पुरातात्विक खोजों की जालसाजी नहीं हैं, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बदमाश एक कथित प्राचीन मूर्ति पर लाखों डॉलर कमा सकते हैं। यह तो छोड़ ही दीजिए कि डायनासोर की हड्डियों का कितना मूल्य है। हाँ, न केवल संग्रहालय